डीएनए अनुक्रमण को अगर हम समझेंगे या डीएनए अनुक्रमण की चीजों को देखेंगे तो डीएनए अनुक्रमण एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मुख्य रूप से हम हमारे डीएनए में किस प्रकार के कोड उपस्थित हैं अथवा किस प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षार उपस्थित हैं उसका ज्ञान हम करते हैं। अब सामान्य रूप से इसके बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये पहले भी चर्चा हो चुकी है, डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन नाम के ये चार नाइट्रोजन बेसेस हैं और इसके बाद इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ। अब अगर हम मानव की ही बात कर लें या किसी एक बैक्टीरिया की बात कर लो, किसी वायरस की बात कर लो, किसी भी छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात कर लो या ह्यूमंस की ही बात कर लो, यहाँ पे जरूरी ये होता है कई बार हमको समझने के लिए कि इस डीएनए का सीक्वेंस कैसा है, डीएनए में क्या रखा हुआ है, क्योंकि उससे हम ये पता कर सकते हैं अगर हमको इस डीएनए के अंदर कैसे कैसे बेस रखे हुए हैं, यहाँ पर ए रखा है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, तो हमने बोल दिया कि ये हो सकते हैं, लेकिन कौन सा किसके बाद रखा हुआ है या किस में कैसे किस प्रकार के ये डीएनए के सीक्वेंस बने हुए हैं, उससे हमको ये समझ में आ जाता है कि इसमें किस तरीके के जीन्स रखे हुए हैं। और अगर ये जीन्स समझ में आ जाएंगे तो उन जीन्स के क्या है, उन जीन्स के फंक्शन हमको समझ में आ जाएंगे कि ये जीन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर ये समझ में आता है तो उन फंक्शंस में से कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो अच्छे हैं हमारे लिए या कोई फंक्शन ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, उन फंक्शंस के एक वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। उसके आधार पर कुछ फंक्शंस को रोका जा सकता है, कुछ फंक्शंस को चलाया जा सकता है, कुछ फंक्शंस को और अच्छा किया जा सकता है। तो ये इस सबको करने के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क किया आ जाता है वो ये है कि ये डीएनए का सीक्वेंस कैसा है, इसका अनुक्रमण हम कर सकते हैं कि नहीं, क्या जान सकते हैं कि इस डीएनए के अंदर क्या रखा हुआ है। जब हम किसी एक टेक्नोलॉजी को लगा करके किसी एक डीएनए के सीक्वेंस को जानते हैं तो उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग नाम देते हैं अथवा जीनोम सीक्वेंसिंग के तरीके से समझते हैं अथवा डीएनए सीक्वेंसिंग, कुछ भी कहें, डीएनए सीक्वेंसिंग कहें, जीनोम सीक्वेंसिंग कहें, जीन सीक्वेंसिंग कहें, सारी चीजें एक ही बात को बताते हैं। और वो बात क्या है कि ये हमको मुख्य रूप से ये बताता है कि किस तरीके से किसी भी एक अननोन डीएनए में, डीएनए हमको पता नहीं किसका है, उस अननोन डीएनए में एटीजीसी किस तरीके से रखे हुए हैं, इसका अगर हमको एक ज्ञान हो जाता है तो वो डीएनए सीक्वेंसिंग हमको उसके पूरे जेनेटिक्स के बारे में भी बता सकता है। हमें उससे समझ में आ सकता है कि उसमें कैसे जीन्स रखे हुए हैं, हमें ये समझ में आ सकता है कि किस तरीके के प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो प्रोटीन की सीक्वेंसिंग भी की जा सकती है। हमें उससे ये समझ में आ सकता है कि ये जीन और प्रोटीन्स के यूज और डिसयूज कैसे हैं या प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये भी समझ सकते हैं। अगर कोई एक जीन है जिसका काम है, सामान्य काम है, और वो अपने सामान्य काम को छोड़ चुका है या बदल चुका है, किसी तरीके का उसमें म्यूटेशन हो गया है, कोई चेंज हो गया है, तो नॉर्मल कंडीशन में वो कैसा था, चेंज होकर के कैसा है, ये सारी चीजें डीएनए सीक्वेंसिंग से क्या होगा, बेसलाइन पता चलेगी कि डीएनए क्या है, कैसा है, नॉर्मल डीएनए कैसा है, और फिर दूसरा उससे कंपेयर करके हम ये देख सकते हैं कि जो चेंज हुआ डीएनए वो किस तरीके का है। तो इसलिए एक टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा ये सारी चीजें की जा सकती हैं वो है डीएनए सीक्वेंसिंग। अब डीएनए सीक्वेंसिंग में मूल रूप से किया क्या जाता है, देखिए सामान्य रूप से समझें तो मान लेते हैं कि ये कोई एक डीएनए है, इसमें किस तरीके के बेस रखे हुए ये हमको नहीं पता है, ठीक है। हम एक चीज इस डीएनए के साथ हम सभी जानते हैं कि ये डीएनए सामान्य रूप से रेप्लिकेशन कर सकता है या अपना विभाजन कर सकता है। एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है आसानी से, ठीक है। एक डीएनए दो डीएनए बना लेगा और एक डीएनए दो डीएनए की बनाने की इस पूरी प्रक्रिया में, ये हमारे शरीर के अंदर होती है प्रक्रिया, डीएनए पॉलीमरेज नाम की एक एंजाइम यूज होती है और यही डीएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम ये सारा काम कर देती है। इस डीएनए पॉलीमरेज के कारण से ही एक डीएनए दो डीएनए में बन जाता है। अब इसी बीच में हमको एक टेक्नोलॉजी मिली जो धीरे धीरे डेवलप हुई और 1980 तक आते तक हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। वो टेक्नोलॉजी है पीसीआर, सुना होगा इसके बारे में नाम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब तो जिन सब ने कोविड-19 देख लिया वो सब जानते होंगे पीसीआर क्या होता है, ठीक है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर का नाम सुना होगा, वही वाली टेक्नोलॉजी है पीसीआर। पीसीआर में मेनली हम करते क्या है, हम अपने शरीर के बाहर इन विट्रो, अपने शरीर के बाहर एक डीएनए की कई कॉपी, एक डीएनए से उसको बार बार विभाजित करके या बार बार रेप्लिकेट करा करके सिंथेटिक मीडियम में या सिंथेटिक या कृत्रिम अवस्था में
एक डीएनए से कई डीएनए बना सकते हैं। वो लाखों करोड़ों डीएनए बनाए जा सकते हैं, जो किसके द्वारा किया जा सकता है? पीसीआर के द्वारा। अब पीसीआर की मुख्य जो तकनीकी है वो क्या कहती है? पीसीआर में एक डीएनए है, ऐसा बंधा हुआ डीएनए है, इसमें हम करते क्या है? इस बंधे हुए डीएनए को खोल लेते। खोलने के बाद हम कृत्रिम रूप से ए, टी, जी और सी लाते हैं और इस डीएनए पर जोड़ते चले जाते हैं, जिससे नया डीएनए बन जाता है। अब हम ये सब जानते हैं कि डीएनए की जो बेसिक क्वालिटी है वो क्या होती है कि अगर इस स्टैंड पर ए उपस्थित है तो दूसरी स्टैंड पे क्या होगा? टी होगा। इस स्टैंड पर अगर जी उपस्थित है तो दूसरे पे सी होगा। इस पे सी है तो यहां जी होगा, यहां टी है तो यहां ए होगा। तो एक स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट बन जाती है तो उसके ऊपर दूसरी स्ट्रैंड को बनाया जा सकता है। ये पीसीआर की मेन क्या है? मेन टेक्नोलॉजी या मेन कॉन्सेप्ट। अब इसी पीसीआर वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन हम कर दें। क्या परिवर्तन कर दें कि ये जो ए, टी, जी, सी है, इस पे हम थोड़ी सी डाई लगा दें। ठीक है, सिंपल एक कलर लगा दो। हमने ये बोला कि ए को हमने दे दिया रेड कलर, टी को हमने दे दिया कि ये ब्लू कलर है, जी को दे दिया ग्रीन कलर है, सी को दे दिया येलो कलर। कलर लगा दिया और फिर बोला कि अब जाओ पीसीआर करो। अब पीसीआर जब होगा तो हमें नहीं पता कि इस वाली स्ट्रैंड पे क्या रखा हुआ है डीएनए की। बस हमें क्या होगा, जो नई स्ट्रैंड बनेगी उसमें कलर दिखेंगे, रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, ब्लू ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू रेड, ऐसे कलर दिखेंगे। अब क्योंकि हमको पता है कि हर कौन सा कलर हमने किसको दिया है, तो हमें ये समझ में आ जाएगी कि रेड 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 जहां दिख रहा है वहां पे क्या होगा? ए होगा। जहां ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वहां पे क्या होगा? जी होगा। जहां येलो येलो दिख रहा है वहां सी होगा। जहां ब्लू ब्लू दिख रहा है वहां टी होगा। जहां इस तरीके से ये सारा सिस्टम हमको समझ में आ जाएगा। यदि हमको ये समझ में आ गया कि डीएनए की इस टेम्पलेट में क्या रखा हुआ है, कलर देख करके समझ में आ गया, तो हम ये बता सकते हैं कि इसकी ऑपोजिट वाली टेम्पलेट में क्या रखा होगा। इस तरीके से क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी को यूज करके यदि यही पूरी गणना हम कर लें, ये पूरे से कैलकुलेशन हम कर लें, तो किसी भी एक अननोन डीएनए के पूरे सीक्वेंस को हम जान सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी कहलाती है डीएनए सीक्वेंसिंग सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप से डीएनए सीक्वेंसिंग जब की जाती है तो डीएनए सीक्वेंसिंग में इस तरीके से हम डीएनए को ओपन करके अलग अलग कलर दे देते हैं एटीजीसी को, और नया डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि अगला डीएनए बना कैसे है। और इसको करने के लिए अलग अलग स्टेप में हम काम करते हैं। डीएनए लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको खोलते हैं, फिर उसमें डीएनए सीक्वेंस लगाया जाता है पीसीआर के द्वारा, उसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है कौन सा जगह कौन सा किस तरीके का कलर आ रहा है, उसका एक कैलकुलेशन कर लिया जाता है। ये सब करके हम डीएनए सीक्वेंसिंग में किसी भी एक जीन को देख सकते हैं, या किसी भी एक बड़े से अनुवांशिक क्षेत्र, बड़े से जेनेटिक कोड को देख सकते हैं, बड़े से जेनेटिक सीक्वेंस को देख सकते हैं। कोई एक सिंपल जीन देखा जा सकता है, या एक से ज्यादा जीन देखे जा सकते हैं एक बार में, या पूरा का पूरा वो सेक्शन जो प्रोटीन बना रहा है अथवा प्रोटीन नहीं बना रहा है उसको देखा जा सकता है। और इसके साथ में क्या है, पूरा का पूरा डीएनए ही देखा जा सकता है। ये किसी भी प्रकार से ये सारा काम किया जाए, इस सब में हम इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के तरीके से बोल। और ये प्रोसेस इजी है, अब करना कुछ नहीं पड़ता, सिंपल एक मशीन होती है, हम डीएनए निकालते हैं। डीएनए मान लीजिए बैक्टीरिया ही है, उसका डीएनए निकाल के लाएंगे, उस डीएनए को निकाल करके एक डीएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। लाइब्रेरी प्रिपरेशन मतलब पीसीआर इत्यादि करके उस डीएनए को स्टोर करके रख लेते हैं, और फिर उसको सीधे एक सीक्वेंसर में डाल देते हैं। वो सीक्वेंसर क्या करता है, पीसीआर ही करेगा। पीसीआर किससे करेगा, वो हमारे जो डाई वाले न्यूक्लियोटाइड है उसके द्वारा पीसीआर करेगा, और पीसीआर करने के बाद किसी एक कंप्यूटर सिस्टम में हम उसको डाल सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये इस तरीके का सीक्वेंस लगा हुआ है, जिसका कैलकुलेशन वो कंप्यूटर हमको करके दे रहा है। अब जब ये सब चीजें आ जाती हैं तो इसका फायदा क्या होगा, इसका उपयोग क्या होगा, ये हमें कई तरीके से उपयोग दे सकता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला उपयोग क्या है, देखो कोई भी जीनोम अथवा डीएनए का सीक्वेंस हमको पता चल गया, जीन पता चल गया, तो जीन के काम पता चल जाएंगे। जीन के काम पता चल जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि बेसलाइन जीन यहां काम करता है, इस तरीके से काम करता है। इस बेसलाइन जीन के
अगर किसी तरीके के डिफरेंस आ रहे हैं तो उस डिफरेंस आने से क्या चेंजेस हुए हैं ये हम समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्जाइमर रोग के बारे में हम लोग बोलते हैं। अब अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से डीएनए में कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, उनमें होने वाले चेंजेस या उनके एमआरएनए में होने वाले चेंजेस या उनके प्रोटीन बनने वाले किसी सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में बीटा एमाइलॉइड नाम का एक प्रोटीन बनने लगता है जो जाकर के हमारे ब्रेन सेल्स में इकट्ठा होने लगता है। अब वो बीमारी दिमाग की है, लेकिन निकल कहां से रही, जड़ कहां है, उसकी डीएनए में। अब डीएनए एडिटिंग इत्यादि ये सब में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डीएनए एडिटिंग करके हम ऐसे जीन्स को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, इन सारी चीजों को किया जा सकता है या एक जीन थेरेपी बनाई जा सकती है, जिसके कारण से आगे आने वाले समय में अगर अल्जाइमर होना है या ये सारी चीजें उसको रोका जा सकता है या इस तरीके की डिजीजेस को रोक सकते हैं। तो जेनेटिक एडिटिंग तो सबसे आगे काम करेगा, लेकिन जेनेटिक एडिटिंग को पूरा डेटा कौन डिफाइन करेगा? जेनेटिक एडिटिंग को पूरा का पूरा डेटा निकाल करके कौन देगा? जीन सीक्वेंसिंग देगी। जीन सीक्वेंसिंग बताएगी कि ये जीन ऐसे है, ये गड़बड़ है, ये सही है। ये इस तरीके से सबसे पहला काम जीन सीक्वेंसिंग बहुत सारे रोगों के निदान में काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके हम ये पैटर्निटी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग वगैरह का मतलब क्या होता है? जीन सीक्वेंसिंग करके ही हम बता सकते हैं कि हमारा डीएनए और हमारे पिताजी का डीएनए या हमारे आसपास के लोगों का डीएनए एक जैसा है कि, या इसी को यूज करके दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके डीएनए को देखा जा सकता है और फिर ये देखा जा सकता है कि इनमें कितना फर्क है और कितनी समानता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके जैसा है। भाई आपने बोला ना कि मानव बंदर के जैसे हैं, बोल देते ना हम मानव बंदर से आया, तो कैसे आया? ये तो हमने बोल दिया कि मानव बंदर से आया, लेकिन उसको प्रूव कैसे करोगे? बंदर का डीएनए निकाल के लाओ, मानव का निकाल के लाओ, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी देख, तो देखने मिलता है कि 1% चिंपैंजी से फर्क है, बस बाकी 99% चिंपैंजी जैसा। तो ये क्या हुआ? ये किससे कर सकते हैं? ये भी हम डीएनए सीक्वेंसिंग से कर सकते हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार के कोई भी अनुवांशिक रोग इत्यादि अगर हमको हो रहे हैं तो उन अनुवांशिक रोगों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके का अनुवांशिक रोग हो रहा है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हमको हो रहा है तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होना है उसका कोई पूर्वानुमान यदि हमको लगाना है, तो हम किसी भी एक प्रकार के जीन अथवा उस जीन के परिवर्तन को समझ सकते हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि हाँ इस तरीके का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जिससे हमको परेशानी हो सकती है, तो वो डीएनए सीक्वेंसिंग हमको बता देगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? फिंगरप्रिंटिंग इत्यादि की जा सकती है, जो कि फॉरेंसिक में उपयोग हो जाता है। फॉरेंसिक साइंसेज में भाई कोई डेड बॉडी है, उसी का डीएनए है, उसी का आइडेंटिफिकेशन है, तो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग इत्यादि करके फॉरेंसिक्स में यूज कर लेते हैं। या किसी एक तरीके का सैंपल हमको मिल गया, क्राइम सीन पर कोई सैंपल मिल गया, उस सैंपल को हम लेकर के आ गए, उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके सीक्वेंस करके उस पे जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग अगर हम लगा दे तो उससे एक अंगुली छाप या एक तरीके का हमको आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे हम ये समझा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये आदमी या इस अमुक आदमी का ये डीएनए, ये काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई बहुत सारी जगहों पर ये उपयोग हो सकता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितनी डिजीज टेस्टिंग इत्यादि है, इन सब का बेसलाइन बन जाता है। ठीक है, जो भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, विकासवादी जीव विज्ञान है, उसमें किस तरीके से जीवों का विकास हुआ है उसके विषय में हमको ये बता देगा। मेटाजीनोमिक्स एक ऐसी नई तकनीकी है या एक नया साइंस फील्ड है जिसमें हम करते क्या है, किसी भी क्षेत्र में पानी, सीवेज, गंदगी, हवा फिल्टर में किए गए मलबे के जीवों के स्वाब में किस प्रकार के जीव उपस्थित हैं उसको जानकारी में लेते हैं, और जानकारी में लेने के बाद यदि उसका डीएनए सीक्वेंसिंग कर लिया जाए तो उससे हमको ये समझ में आता है किस प्रकार के वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, किस तरीके से क्या ये कोई रोग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या रोग करने वाले नहीं है। इस तरीके से इन चीजों को भी देखा जा सकता है। और वायरस इत्यादि के बारे में भी जानकारी हो सकती है। जैसे कोविड-19 वाला वायरस था, तो कोविड-19 वाले वायरस को हम सिंपली देख सकते हैं कि उसका डीएनए आरएनए कैसा है, उसके अगेंस्ट में वैक्सीन इत्यादि हमको अगर बनानी है तो किस तरीके की वैक्सीन इत्यादि हम बनाएंगे, उसके बारे में भी जानकारी हमको किससे मिल जाएगी, ये डीएनए सीक्वेंसिंग से मिल जाएगी। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग हमको आगे जाकर के न केवल यहाँ बल्कि अनुवांशिक रोगों के बारे में, चिकित्सा में अनुवांशिक, फिर उसके बाद उससे निर्भर चिकित्सा में हमने अनुवांशिक रोगों के विषय में जान लिया कि मान लेते हैं कि कोई एक अनुवांशिक रोग हो रहा है, अल्जाइमर की बात हम कर रहे थे, तो ये एक सामान्य व्यक्ति है, एक अल्जाइमर वाला व्यक्ति है, इसके इसमें जीन किस तरीके का है, इसके इसमें जीन किस तरीके का है, इस दोनों को नाप लिया। जब ये नाप लिया तो देखा अच्छा इसमें ये डिफरेंस आया, इसमें नहीं आया,
अब हमने ये देखा कि ये डिफरेंस किन किन कारणों से आ सकता है। जो परिवर्तन दो मान लेते हैं, यही हम बात कर लें, दो लोग, एक सीक्वेंस ऐसा है और एक सीक्वेंस ऐसा है और एक सीक्वेंस ऐसा है। जब ये सीक्वेंस ऐसा हो जाता है तो मान लेते हैं अल्जाइमर हो जाता है। जब ये सीक्वेंस ऐसा हो जाता है तो कोई दूसरे प्रकार का रोग हो जाता है। और ये सामान्य सीक्वेंस है। तो इस सामान्य सीक्वेंस में परिवर्तन किन किन कारणों से आ रहा है, पहले तो हम वो देख सकते हैं। परिवर्तन हो जाने के बाद इसके क्या क्या प्रभाव होंगे वो समझ सकते हैं। जब ये समझा जा सकता है तो इन सारी चीजों से हमको ये समझ में आ सकता है कि हम एक पूरी की पूरी एक नई चिकित्सा पद्धति का निर्माण कर सकते हैं। और वो चिकित्सा पद्धति कैसी हो जाएगी, वो व्यक्तिगत हो जाएगी। आपके शरीर में किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है उसके हिसाब से दवा होगी, दूसरे का शरीर में किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है उसके हिसाब से दवा होगी। ये व्यक्तिगत परिवर्तन के हिसाब से होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोल देते हैं। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में ये सब आगे जाकर के अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग करके एक डेटाबेस बना लेते हैं और देख लेते हैं कि सामान्य लोगों का, नॉर्मल लोगों का, स्वस्थ लोगों का डीएनए इस तरीके का होता है, इनके जीन्स इस तरीके के होते हैं, इनके सीक्वेंस इस तरीके का होता है। तो अगर किसी में किसी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार से वो डिजीज्ड है, तो उस डिजीज को हम समझ सकते हैं। तो यहां पर डीएनए सीक्वेंसिंग चिकित्सा के क्षेत्र में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन लाने के लिए भी काम कर सकती है। ये भी इसका उपयोग हो सकता है। इसका उपयोग कई तरीके से किया गया और वैश्विक रूप से अगर हम देखें तो 1977 के बाद से एक सैंगर मेथड डेवलप की गई थी, जिसके द्वारा छोटे छोटे डीएनए के सीक्वेंसेस के बारे में हम जानते थे। फिर वही प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती चली गई और 1981 में हमको सीक्वेंसिंग की एक पूरी मेथड समझ में आई। बाद में उसी मेथड को यूज करके 1990 के दशक में हमने मानव जीनोम प्रोजेक्ट का निर्माण किया। ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य था कि वैश्विक स्तर पर पूरी मानव जाति के डीएनए के नमूने लेकर के आए, सैंपल्स लेकर के आए, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करें, फिर देखें कि किस तरीके के जीन्स पूरे ह्यूमंस में है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो 1990 से शुरू होकर 2003 तक चला। 2004 में उसके रिजल्ट आए और वो रिजल्ट में चेंजेस कर करके और भी फिल्टरिंग आउट करके 2022 तक इसके रिजल्ट और इससे होने वाले जो जनरलाइजेशन हैं वो सब हमको देखने मिलते चले। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में फिर सेल जीनोम प्रोजेक्ट और बाद में फिर जेनेटिक एनालाइजर इत्यादि आने लगे, जिससे बाद में ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट हमने देखा कि मानवों के शरीर में किस तरीके के बैक्टीरिया इत्यादि अथवा सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उनके डीएनए को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, उनके डीएनए को भी सीक्वेंस कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवर्तित होते जा रहे हैं, किस किस कंडीशन में ये परिवर्तित हो जाते हैं। इन सबको भी देखा गया और इन सब के बाद ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट हमको देखने मिला। 1990 में शुरू हुआ, 2003 में खत्म हुआ। ये वैश्विक स्तर पे हुआ, भारत भी इसमें एक पार्टी था, जिसमें हमको ये समझ में आया कि मानव में लगभग 22,000 प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं और इनमें खंडीय दोहराव बहुत होता है, मतलब डीएनए जो हमारा बना हुआ उसमें बार बार सीक्वेंस रिपीट होता है। इससे समझ में आया। इसके बाद हमको ये समझ में आया कि मानव के जीनोम की कुल लंबाई 2.2 मीटर होती है। ये भी हमको मानव जीनोम प्रोजेक्ट से समझ में आया, जिससे हमने ये समझा कि किस तरीके से मानवों का जीनोम बना हुआ है। उससे समझ में ये आया कि कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारी, अगर डायबिटीज इत्यादि हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उसमें किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है वो हम समझ सकते हैं। स्तन कैंसर, होमेस्टेसिस विकार, सिस्टिक फाइब्रोसिस या लीवर के जितनी भी डिजीज है उन सबको हम देख सकते हैं और किस तरीके का परिवर्तन उन सारी कंडीशन में हो जा रहा है उसको समझा जा सकता है। कैंसर, अल्जाइमर रोग इत्यादि के लिए एक बहुविकल्पी चिकित्सा का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें हम आगे जाकर के व्यक्तिगत चिकित्सा पद्धति को भी ला सकते हैं, जिससे हम लोगों का उपचार कर सकते हैं। ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट है। ठीक इसी की तर्ज पर बहुत सारे और जीनोम प्रोजेक्ट हमको वैश्विक स्तर पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये 1000 जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे जेनेटिक लेवल पर किस तरीके के परिवर्तन हो जाते हैं, जिनको हम एक प्रकार से ये कहें कि विविधता आती है, वेरिएशन आ रहा है जेनेटिक लेवल पे, किस तरीके का वेरिएशन आ रहा है, ये कितने टाइप के वेरिएशन है, उसमें से कुछ 1000 वेरिएशंस को लेकर के समझना। फिर 1 लाख जीनोम प्रोजेक्ट था जो यूके सरकार की है, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। फिर मानव साइटोसोम प्रोजेक्ट है, मानव माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट है, जैविक डेटाबेस की सूची है। फिर वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट के भी कुछ सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हैं। तो बहुत सारे सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पर चल रहे हैं और ये अनुसंधान में हमें हेल्प करेंगे
कहीं ना कहीं ये बताने में कि मानवों का सीक्वेंस कैसा है, वो काम कैसे करते हैं, हर एक एक सीक्वेंस के या एक एक छोटे छोटे सेक्शन के क्या क्या काम है। अब भविष्य में सोचो, आज अगर हमने ये शुरू किया है तो आज से 40-50 साल बाद हमको फायदा क्या होगा, हम पूरा का पूरा अपना ह्यूमन जीनोम जो है वो डिकोड कर चुके होंगे। जब डिकोड कर चुके होंगे तो हम बता सकेंगे कि हर एक एक चीज की, मान लो कोई बैक्टीरिया ही आ गया तो ये इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। कोई डिजीज हो रही है, कोई एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, कोई कैंसर बनाने वाले एजेंट हमारे शरीर में जा रहे हैं, हम कितना प्रदूषण की बात करते हैं या कितना सारा हमारा एयर से पॉल्यूशन जा रहा है, ये सारी चीजों को भी हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। या इससे होने वाले प्रभावों के विरुद्ध हम किस तरीके से काम करेंगे, तो अपने डीएनए के लेवल पर ये पूरा एक मैकेनिज्म बना सकते हैं। और इसी में हमको देखने के लिए मिलता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये इंडिया का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 10,000 के लगभग भारतीयों के हम जीनोम को सीक्वेंस करेंगे। इसमें ये प्रोजेक्ट आया डीबीटी से फंडेड होकर के है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से फंड होकर के आया। इस प्रोजेक्ट को चला रहा है भारत विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है आईएससी बैंगलोर का, वो इस प्रोजेक्ट को चला रहा है। इसमें मुख्य रूप से हम करेंगे क्या, 10,000 लोगों को लेंगे, उनके डीएनए को सीक्वेंस करेंगे, स्वस्थ लोगों को लेंगे, उनके डीएनए को सीक्वेंस करेंगे, उसका बेसलाइन बनाएंगे। फिर बेसलाइन डेटा बनाने से होगा ये कि भिन्न भिन्न तरीके के जो रोग हो रहे हैं, खासतौर पर जो अनुवांशिक रोग हैं, किसी प्रकार की कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो रहा है या अनुवांशिक विकार हो जा रहा है, तो उस अनुवांशिक विकार में किस तरीके का परिवर्तन हमारे शरीर में हो जा रहा है, उसको पहला लक्ष्य हो। दूसरे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे लेवल पर खास तौर पर 3 बीमारियां जो भारत में बढ़ रही हैं, भारतीयों में बढ़ रही हैं, वो क्या है, हृदय रोग, मानसिक बीमारी और कैंसर इत्यादि। ये भारतीयों में बढ़ रही है, तो इनमें किस तरीके का जेनेटिक चेंज हमारी बॉडी में हो जाता है, इस पूरे चेंज को हम समझ सकते हैं इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा, इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के द्वारा। और यहां पर लगभग 20 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया है और इस कंसोर्टियम के द्वारा ही ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है। जब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बनेगा अथवा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, तो उसके क्या क्या फायदे हमको देखने मिलते हैं। सबसे पहले, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं अथवा अनुवांशिक रोग हैं, अनुवांशिक रोगों का निदान हमको मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से हम व्यक्तिगत चिकित्सा पद्धति को बना रहे हैं, वैसे ही भारत विशेष व्यक्तिगत चिकित्सा पद्धति हो सकती है, क्योंकि जब हम वैश्विक स्तर पे बात करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ही बात करते हैं, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उसमें इंडियन पॉपुलेशन स्पेसिफिक रिसर्च बहुत कम हुई। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या करेगा, उसी तर्ज पर भारतीय जनसंख्या के विषय में काम करेगा, क्योंकि भारतीयों का पर्यावरण अलग है, पारिस्थितिकी अलग है, पर्यावरण के विरुद्ध हमारे रिस्पॉन्सेज अलग हैं, उससे होने वाली परेशानियां अलग हैं, भारत की कंडीशन अलग है, वैश्विक स्तर पर कंडीशन अलग है। वहां पे अगर हम समझेंगे तो किस प्रकार के रोगों की आवृत्ति हमारे शरीर में हो सकती है, वैसे ही रोगों की आवृत्ति वैश्विक स्तर पर नहीं हो। तो वैश्विक स्तर पर क्या होगा, जब भारतीयों के लिए ही होगा तो भारतीय रोगों के विषय में हम चर्चा कर सकते, हम समझ सकते, और होगा क्या, ये पूरी की पूरी एक नई चिकित्सा पद्धति का निर्माण कर देगा भारत में, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आगे जाकर ये समझ सकते हैं कि भारतीयों के लिए रोग निदान, अब बहुत सारी चीजें जैसे कैंसर बोल लो, या भारत में सबसे बड़ी परेशानी इस समय पर क्या है, दवा प्रतिरोधकता, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो दवा प्रतिरोधकता यदि आ रही है और इस तरीके से हमको काम करना है, तो मुख्य रूप से ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट दवा प्रतिरोधकता में बहुत अच्छा काम कर सकता है, जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कैसे टाइप का बैक्टीरिया रह रहा है, उस बैक्टीरिया में क्या चेंजेस आ गए। मान लो सिंपल सी बात करें, टीबी बनाने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक बैक्टीरिया होता, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई किस तरीके का है सामान्य रूप से, और दवा प्रतिरोधकता अगर आ जाती तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई में किस तरीके का चेंज आ गया, दोनों कुछ कंपेयर कर। अब इसको रोकने के लिए इस तरीके की दवा लगती है, उसको रोकने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ये क्या होगा, नए प्रकार की जो दवाइयां इत्यादि हैं उनका निर्माण भी हो सकता है। तो दवा प्रतिरोधकता हो गया,
अथवा डायबिटीज इत्यादि हो गया जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है भारत में, इन सब का किस तरीके से एक जेनेटिकल लेवल पर कोई हम रिजल्ट निकाल सकते हैं या जेनेटिकल लेवल पर इसकी रोकथाम की जा सकती है, ये सारी चीजें हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये शुरुआत तो हुई है, अभी भारत ने इसकी शुरुआत की है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की, और स्पेसिफिकली इसको खास तौर पर इसी बात के लिए देखा गया है कि हम किस तरीके से एक नई चिकित्सा पद्धति का निर्माण कर सकते हैं या नए प्रकार के ऐसे रिसोर्सेज और ऐसे रिसर्च को लेकर के आ सकते हैं जो आगे जाकर के हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ ले जाएंगे। इसलिए ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।